Assalamu alaikum and welcome to another Immigration Guru show with Masood Sadiq and Masood Janjwa sahab. Assalamu alaikum Guru sahab. वालेकुम अस्सलाम मसूद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ सर। क्या हाल चलेगा आजकल इमिग्रेशन के? इमिग्रेशन एज यूजुअल इज अ हॉट टॉपिक और मसला मुश्किल ये हो रही है कि हमारे यहाँ इस वक्त यूट्यूब या इंटरनेट आने की वजह से बहुत सारी मिस एडवाइस है और बहुत सारे जो लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में एडवाइस करें जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ऐसे ममालिक में इस वक्त एक वबा चढ़ी हुई है, ऐसी फैली हुई है जैसे पिछले दिनों में कोविड फैला था या कभी कभी हैजा फैलता है या मलेरिया फैलता है या डेंगू आती है। इस तरह आजकल डेंगू हमारे कुछ पाकिस्तान में कुछ एजेंट या कुछ मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं वो डेंगू बनकर लोगों को उकसा डस रहे हैं। तो उनको ये कह रहे हैं कि पता नहीं बरतानिया को कोई बड़ी शिद्दत हो गई है वॉलंटियर्स की या चार्टी वर्कर्स की या यहाँ के जो केयर होम्स है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और वो जो है ना वो मनादी करवा रहे हैं जैसे पुराना डोर लगा के कि भी आप बरतानिया आए और आपके लिए यहाँ सब कुछ आसान है, सब कुछ खुला पड़ा है। तो पहला सवाल मेरा आपसे है ना, पहले देखते हैं एक वन बाय वन चैरिटीज का जो ये आपने मेंशन किया है ना कि वॉलंटियर्स, इस पे बहुत से लोग जो है ना मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं कि भाई आजकल के चैरिटी के वीजेस जो हैं वो बहुत दे रहे हैं, जो जिस आपने डिस्क्राइब किया कि सोशल मीडिया में बहुत धूम मची हुई है इनकी एक वबा है। देखिए मसूद साहब, सबसे पहली चीज ये कि पहली बात से ये सिंपल ये है कि चार्टी वीजा बरतानिया में 100 साल से है, ये अभी से नहीं है। इसको पहले वॉलंटियर वीजा कहते थे, ठीक है। अब हाल ही में उन्होंने कुछ नए रूल्स बनाए जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो है वो इमिग्रेशन कैटेगरीज को डिफरेंट ब्लॉक में लाया और डिफरेंट नाम दिए और इसको उन्होंने जो वॉलंटियर वीजा था उसको उन्होंने चैरिटी वीजा कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो बुनियादी बात समझने की ये है कि चैरिटी वीजा ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ओपनली तौर पर यहाँ आप आके लाइन बना के आ जाए जैसे वो पाकिस्तान में होता है ना, एक जगह पर वो सारे कारीगर जो मिस्त्री मजदूर लोग बैठे होते हैं तो वहां से कोई लोग आता है मोटरसाइकिल पे ले गया या गाड़ी पे ले गया। ऐसी ये कोई सिचुएशन नहीं है। सबसे पहले चैरिटी वीजा की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बरतानिया में आपका स्पॉन्सर मौजूद हो। और इसमें ये ऐसी समझ है जैसे एक बंदा यहाँ शादी करके आ रहा है तो शादी का वीजा उसी सूरत में ले सकता है कि सबसे पहले यहाँ उसकी बीवी हो या हस्बैंड हो, उसकी शादी हुई हो, दोनों 18 साल से ऊपर हो और वो 18,600 की शिक भी पूरी करती है, उसके बावजूद बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो चार्टी वर्कर है इसकी बुनियादी ये है कि यहाँ पर एक चार्टी होनी चाहिए और चार्टी वो नहीं जो पाकिस्तानी वो डब्बे रखे होते हैं दुकानों पे, वो चार्टी जो कि होम ऑफिस पे साथ रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर सबसे पहले है कि एक तो चार्टी की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं चार्टी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होने की। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद आपको होम ऑफिस से लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम बाहर से लोग इस मुल्क में ला सके। उस लाइसेंस की बड़ी सख्त जो शराइत है, उसके लिए आपको जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करना पड़ते हैं। उसमें ये बताना पड़ता है कि आपकी चार्टी का रजिस्टर्ड है, इसका बोर्ड क्या है, इसके जो चार्टी जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपका बैंकिंग का क्या सिस्टम है और आप करते क्या है, ठीक है। जब ये आप करेंगे होम ऑफिस वाले आपको विजिट आके करते हैं तो उसके बाद वो आपको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस देने के बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं वो जो है अपने चार्टी वर्कर्स को बरतानिया लाने का। ये पहले जो ये होती थी, पहले ये जो चार्टी वर्कर का वीजा होता था वो बेसिकली एक ब्रिज वीजा होता था। ब्रिजिंग वीजा इस तरह ये बोस्निया, चेचनिया, ये इन ममालिक में जब बहुत सारी जंगें लगी हुई थी और यहाँ पर जो हमारी चैरिटीज है बर्नाडो हो गया या दूसरी जो चिल्ड्रन बच्चों के साथ जो काम करती हैं या जो यूनाइटेड नेशन की कई जो ज़िमनी तंजीमें होती हैं जिनमें उनको वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, जैसे वॉलंटियर डॉक्टर्स हो गए या इस तरह के जो कोई भी लोग हो गए, तो उनको यहाँ पर लाया जाता था कि वो क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट वॉर जोन में नहीं जा रही होती थी तो उनको जमा करके एक हॉपकिंस दिए इंग्लैंड लाया जाता था और फिर वहां से उनको वहां लेके जाया जाता था
जहां उनकी जरूरत होती थी। अब इसी तरीके से जो बरतानिया में चर्चेज हैं या जो बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर यहाँ पर चैरिटी वर्कर्स की जरूरत है तो वो बाहर से ममालिक को ला सकती हैं। अब ये हाईलाइट चैरिटी वीजा ज्यादा इस वजह से हुआ है कि पहले यहाँ पर यूरोप जब इकट्ठा था तो इनको बहुत सारे चर्चेज में जो काम करने वाले लोग वो यूरोप से आ जाते थे, पोलैंड से, इन ममालिक से। तो वो जो वीजा बंद हो गया सारा, वो लोग, उनकी फ्री मूवमेंट खत्म हो गई। तो अब इन्होंने ये एक निकाला है कि अगर इनको कोई लोग पढ़ते हैं, जरूरत पड़ते हैं, तो वो ला सकते हैं। और अब उसके लिए उन्होंने ये पाबंदी नहीं लगाई कि वो सिर्फ यूरोप से आ सकते हैं, वो आ कहीं से भी सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो बंदा चैरिटी वर्कर आ रहा है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास एक लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है, जो कि यूके से उसने उसको स्पॉन्सर भेजा है, जो गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दी है। और दूसरा, उसके मिलने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या ये शख्स जो चैरिटी वीजा पे इंग्लैंड आ रहा है, क्या ये चैरिटी वीजे को सिर्फ इसलिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा कि यहाँ पर रफी चक्कर हो जाएगा। अब अगर एक बंदे ने पाकिस्तान में, यहाँ का चैरिटी वीजा के तासुर ये होता है कि जो लोग मिडिल एज होते हैं ना, मेरे और आप जैसे, जो तकरीबन अपने कैरियर में ब्रेक लेना चाहते हैं, जी जी। काफी अर्सा उन्होंने काम किया, उसके बाद वो कहते हैं यार अब 2 साल, 1-2 साल हम चैरिटी के लिए काम करेंगे, तो वो इस तरह का काम करते हैं। अब पाकिस्तान में तो इस उम्र में, हमारी उम्र में, लोग तो अपने मसाइल में उलझे होते हैं, उनके बच्चे जवान होते हैं, बच्चियां जवान होती हैं, वो तो चैरिटी वर्क भूल जाए। उन्होंने कहा चैरिटी वर्क करना तो मस्जिद में जाकर रोजों में वो इफ्तार करवा देंगे, जैसे ना। अब अगर जो यंग लोग हैं 22, 24, 25, 26 साल के, अब सबसे पहले ये उन्होंने इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करना है कि क्या आई एम अ जेन्युइन चैरिटी वर्कर, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैंने अपनी जिंदगी में से 2 साल, 1 साल, 1.5 साल निकालना है, तो वहां जाकर मैं क्या करूंगा, वापस आकर मैं क्या करूंगा, मेरे पास इंसेंटिव्स क्या है, टाइज क्या है, कि वापस मेरे पास क्या है। अगर एक बंदा इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, जब पाकिस्तान में उसकी अभी कोई टाइज नहीं है, शादीशुदा नहीं है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, फ्लोट कर रहे हैं वो, तो उसके सेटिस्फाई करना, मुतमिन करना वीजा ऑफिसर को कि जी मैं ये बरतानिया में सफाई का या बच्चों का या फूड पैकेज भरने का ये काम करने के बाद वापस आऊंगा, ये इतना ही मुश्किल है जितना कि मसला कश्मीर है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप स्टेटिस्टिक्स जाके देखें जो होम ऑफिस पे अवेलेबल है, हैंडफुल ऑफ पीपल हैव बीन इशूड वीजा अप टू नाउ, हैंडफुल। ठीक है, तो इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना टाइम जाया ना करें इन चीजों में, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। और ना ही तो आप जेन्युइन केयरर हैं, जेन्युइन चैरिटी वर्कर हैं, और ना ही इमिग्रेशन ऑफिसर इतना बेवकूफ है कि वो आपको ये देखकर कह दे कि जी ये बंदे ने वहां जाके 1.5 साल अपनी जिंदगी से निकाल कर काम करना है और उसको हासिल भी कुछ नहीं होना, पैसे भी कुछ नहीं लेने, और मजे की बात है उसने उसके बाद वापस भी जाना है। तो मेरे ख्याल में ये आंखों की जन्नत में रहने वाली बात है। और इससे हमारे बहुत सारे एजेंट फायदा उठा रहे हैं कि वो वैसे लोगों को पासपोर्ट दिखाते हैं, जी ये दिखाएं, देखे जी ये मैंने अभी वीजा लगवाया है, ये भी लगवाया, ये सब बकवास होता है, फजूल होता है। और जैसे पाकिस्तान की एक फितरत है, हर 2 साल बाद लोग डबल शाह से डसते हैं, तो वो ऐसे ही लोग हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मेनली जो जी है ना, एजेंट्स बहुत ज्यादा है ना, बदमाशी कर रहे हैं ना। जी जी, सबसे ज्यादा वही है। और वो हमारे लोग, क्योंकि पहले एक जमाना था जब अखबार में या टीवी पे एक बात आती थी तो उसकी अथेंटिक होती थी ना। आजकल हर बंदे ने टीवी स्टेशन खोला हुआ है, तो वो जब बात करता है उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हमारे जो सादा लोग, हमारे लोग हैं, वो इस चीज में चक्कर में आ जाते हैं कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। तो और मेरे दूसरा, ख्याल में, जी जी, और मैं अभी कहने वाला था कि जो दूसरा आप मेंशन किया था तरीका, वो केयर वर्कर्स का, वो उसके भी ज्यादा धूम मची हुई है आजकल। देखें जो उस केयर होम का वर्कर वीजा, वो अगर क्वालिफाइड वीजाज में देखा जाए तो ये वाइड ऐसा वीजा है कि जिसके लिए कोई इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। मतलब बाकी जितने भी आपके वीजाज हैं उसमें आप या तो स्किल्ड हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या इवन शेफ हो, मतलब आपको एक हुनर आना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए वो। ये वाइड ऐसा वीजा है जिसमें ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ B1 इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट है जो आपको करना पड़ता है। और वो B1 का पाकिस्तान में ये समझ लें कि जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में GCSE या मैट्रिक या FA किया तो वो तो इजीली कर लेंगे, आम लोग उसको नहीं कर रहे। अगर वो कर लेते हैं आप, और आप ये साबित कर सकते हैं कि आप वाकई विलिंग टू टेक अ केयर वर्क,
तो वो भी ऐसा नहीं है कि आप जहाज पकड़े तो यहाँ, उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर किसका चाहिए? जो यहाँ पर केयर होम्स है, और जो यहाँ पर केयर होम्स है वो केयर होम जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, और वो आपको लाइसेंस देंगे और आप आएंगे और आपको पहले 2 साल या 3 साल का वीजा मिलेगा। फिर आपने उन्हीं के साथ वो केयर होम में काम करना है और 5 साल पूरे होने के बाद आपको पक्की स्टे मिलेगी और उसकी जो मिनिमम सैलरी है 24,000 पाउंड है, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ कानून बनता है उसको तोड़ने वाले पहले आ जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसे कंपनीज रजिस्टर्ड हो गई हैं जो केयर होम कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और वो ये कहती हैं, जैसे होता है ना एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंसी ना। वो लोगों को, उन्होंने किसी का कोई रजिस्टर हो गया और वो लोगों को लाइसेंस लेके लोगों से 5-5, 10,000 पाउंड लेकर वो लोगों को स्पॉन्सर इशू कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है कि किसी का वीजा लग भी जाए, लेकिन जब यहां आएगा 2-4 महीने बाद वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। तो जिस वक्त वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो वो बंदा एकदम नीचे गिर जाएगा। उसके पास 28 डेज होंगे कि वो दूसरा स्पॉन्सर ढूंढे, और दूसरा स्पॉन्सर उसको मिलने का नहीं है कि यहाँ लोगों की कमी नहीं है काम करने वालों की, लेकिन लोगों को इतनी सैलरी नहीं दी जाती कि वो काम करें। अगर यहाँ आप लोकल लोगों को 24,000 पाउंड मिनिमम ऑफर करें तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये एक चक्कर चल रहा है कि लोग लोगों से पैसे लेके ऐसा करें, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा और जल्द हुकूमत बरतानिया ये रूल्स भी चेंज कर देगी, इसमें सख्ती ले आएगी। क्योंकि बीइंग ए प्रैक्टिशनर फॉर द लास्ट 25-30 ईयर्स, मैं इसका बहुत सारा अब्यूज होता हुआ देख रहा हूँ। लोग इसको, दे आर वेरी बैडली अब्यूजिंग इट। तो बेसिक जब बेसिकली आपको कोई अप्रोच करता है, एजेंट कहता है कि भाई हमारे पास ये केयर होम है जो जेन्युइन नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उनके अगर कोई पाकिस्तान में अभी इस या इंडिया में बैठे देख रहा है हमारा प्रोग्राम, तो वो जान पड़ताल करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? फर्स्ट थिंग सबसे कैसे पहले तो ये करना है कि आपने कंपनी का नाम लें और आप कंपनी हाउस की वेबसाइट पर जाके उसकी क्रेडेंशियल चेक करें कि कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है, कितने अरसा से काम कर रही है। दूसरा ये करें कि होम ऑफिस का जो लाइसेंस है वो भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। जो भी कोई बंदा एजेंट या स्पॉन्सर आपको ऑफर करेगा स्पॉन्सरशिप, उसके ऊपर उसका वो लाइसेंस नंबर लिखा होता है, आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कितने अरसे से। अगर तो 5-10 साल से कंपनी काम कर रही है, ठीक है, और उसमें अगर ये है तो फिर तो ठीक है। और दूसरा ये ठीक करें कि ये एक चीज चेक करें कि इट इज ऑन हु यू विल कॉन्टेक्ट द एम्प्लॉयर, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। If employer is leaving the UK, going to Pakistan, sitting in a city like Lahore, Rawalpindi, and Mirpur, and contacting you and offering you a job, is too good to be true. Yeah. And whenever something is too good to be true, you always you should have your eyes open for there. तो मेरे ख्याल में जो अगर आपने किसी को यहाँ ईमेल की है, यहाँ आप अगर जॉब केयर होम में करना चाहते हैं तो बड़ा आसान काम है। आप हर टाउन के केयर होम्स की जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर लें। उसमें लिखा होता है कि किस किस के पास लाइसेंस है इंटरनेशनल लोगों को अप्लाई करने का। उनको आप ईमेल करें अपने सीवी वगैरह के साथ। अगर वो आपका इंटरव्यू करती है, जैसे स्काइप पे हम बैठे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू करती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको करते हैं, अगर उन्होंने आपको जॉब दी तो टिकट भी वो आपको देंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आप मुझे 5 या 10,000 पाउंड दे, मैं आपको स्पॉन्सरशिप दिलवाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई मिडलमैन है या वो कोई डॉजी केयर होम है जो ये आपको ये ऑफर कर रहा है। कोई जेन्युइन बंदा ये चीज नहीं करेगा, क्योंकि अगर होम ऑफिस को पता लग जाता है कि आपने ये जो इसमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, तो एक तो आपको वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है, दूसरा उस बंदे का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो 10 साल के लिए डिसक्वालीफाइड, बैन हो जाता है इंटरनेशनल एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी आता है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वी डन 2 टुडे। हमने दोनों का कवर किए, एक तो चैरिटी वर्कर्स का जो और दूसरा जे केयर वर्क का। बहुत बहुत शुक्रिया। वी शुड बी बैक विद अनदर प्रोग्राम जिसमें हम नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह विजिट वीज़ा और ये जो स्टूडेंट वीज़ा, ये दोनों से ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इन पे भी हम बात करेंगे। हमारी वेबसाइट की लिंक्स हैं इसमें और साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी डालेंगे। आप चेक कर लें कि भाई कंपनीज हाउस से अगर कोई चेक करना है तो वो भी देख ले सकते हैं।
और दूसरा लाइसेंस का भी जो नंबर होता है कि जो उसकी भी लिंक हम इस वीडियो के साथ डाल देंगे, प्लीज चेक। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक दूसरी ये मैं इजाजत लोगों से दीजिए। कहना चाहूंगा कि कोई भी बंदा अगर उनको एडवाइस करता है सबसे पहले चेक करें वो क्वालिफाइड है, इज ही अ लॉयर, इज ही रजिस्टर्ड लॉ सेंटर, लॉ सोसाइटी या बार काउंसिल या ओआईसी। हर बंदे का जब एडवाइस, जैसे हमारा F2 1025 रेफरेंस नंबर है जो आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो ओआईसी रजिस्टर पे। इस कोई भी जो क्वालिफाइड बंदा होगा उसका एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि आप उसकी गवर्निंग बॉडी की वेबसाइट पे जाके, रेगुलेटिंग बॉडी की वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये रेफरेंस नंबर नहीं है तो वो बंदा अनक्वालिफाइड है और वो आपसे झूठ बोल रहा है। तंजू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज।